अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, आखिरकार वो वक्त आ ही गया। आर्मी चीफ की इमरान खान से मुलाकात किसने करवाई? इमरान खान की रिहाई कब होगी? दारी और शहबाज शरीफ की हुकूमत खतरे में, स्टैब्लिशमेंट नाराज क्यों हुई? अहमद मीर ने बड़ी खबर ब्रेक करके पाकिस्तानियों को हिला कर रख दिया। दारी का ख्वाब चकनाचूर, बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बन सकता। आर्मी चीफ सदर बनने जा रहा है, अगला वजीर आजम इमरान खान होगा। लो और कुछ दो पर मामला तय पा गए। अहमद मीर भी इमरान खान के हक में बोल पड़े। आइए दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चले वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोगों को कड़वी लगेंगी, तल्ख बातें हैं, उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके सर अपना रेत के अंदर डाल दें तो उससे कोई मसला हल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको याद करवाना चाहता हूं कि ये जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब ये दूसरी दफ़ा अमेरिका के सदर बने 2024 में, तो सदर बनते ही इन्होंने जो पहला काम किया, एक दो काम फौरी तौर पे इन्होंने किए। उनमें से एक पहला काम ये था कि इन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर सैंक्शंस लगा दी, पाबंदियाँ लगा दी। और जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने आइडेंटिफाई की पाकिस्तान के 4 इदारे, एक तो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और उसके अलावा 3 और कंपनियां थी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से था, और इन्होंने पाबंदियां लगा दी इसमें। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, इन्होंने जो पाबंदियां लगाई वो आज हमें इसलिए याद नहीं है कि सिर्फ पिछले 1 साल में यही डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत की 50 से ज़ायद मरतबा तारीफ़ कर चुके हैं। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. The Field Marshal and the Prime Minister, they've been great. 50 से ज़ायद मरतबा तारीफ़ कर चुके हैं। और अब तो पूरी दुनिया में सिवाय इजराइल और इंडिया के और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका में सीज़ फायर करवाया, फिर पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मीडिएटर का किरदार अदा किया है, इसको सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो यूरोपीय यूनियन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और यूरोपीय यूनियन की जो फॉरेन अफेयर्स की और सिक्योरिटी के अमूर की जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, काया क्लास, वो पाकिस्तान के दौरे पे आई और उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार की बड़ी तारीफ़ की। वो पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करती हैं, पूरे यूरोप को, यूरोप के तमाम कंट्रीज़ जो EU के मेंबर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की, जिस पे कि भारत में काफ़ी मरोड़ उठा। तो ये देखें, मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ कि किस किस ने पाकिस्तान की तारीफ़ की। आज मैं ये पाकिस्तान की जो जिन्होंने तारीफ़ किया उनका जिक्र करना मेरा मकसद नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है कि काया क्लास ने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की, उस पर इंडिया में काफ़ी उन पर तनकीद की गई है। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 50 मरतबा तारीफ़ कर चुके हैं, काया क्लास तारीफ़ कर रही हैं, चाइना तारीफ़ कर रहा है, सारे मिडल ईस्ट में सिवाय एक UAE के सारे पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि इतनी पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो मुआशी पॉलिसी है, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और पाकिस्तान का जो आम आदमी है उस पर बड़ा प्रेशर है। कहा जाता है जी इस वक्त तो ईरान अमेरिका जंग की वजह से पूरी दुनिया जो है वो दबाव में है। पूरी दुनिया दबाव में ज़रूर है, लेकिन जितना पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में महंगा हुआ है, इतना तो दुनिया के किसी और मुल्क में महंगा नहीं हुआ। बांग्लादेश में नहीं हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, श्रीलंका में नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में क्यों हुआ? चलें इसको भी छोड़ दें, मान लेते हैं जी कि इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो पूरी दुनिया में है इस वक्त, मान लेते हैं। लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान जो है उसको जो डिप्लोमेटिक लेवल पे इतनी कामयाबियां मिली हैं, तो वो आपने डोमेस्टिक लेवल पर उनको सियासी कामयाबियों में तब्दील क्यों नहीं किया? अब ये सवाल इसलिए किया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं एक बहुत अहम डिप्लोमेटिक फंक्शन में था, वहाँ पे भी मुझसे ये सवाल किया जा रहा। वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ पे आए हुए थे उस अहम डिप्लोमेटिक फंक्शन में। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमें काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है,
होना ये चाहिए था कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ स्टेबिलिटी आती। लेकिन अब आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है कि हुकूमत ने इस मामले पे कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया ही नहीं है। डिप्लोमेटिक सक्सेस को पॉलिटिकल सक्सेस में तब्दील करने के लिए एक नैरेटिव, एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत थी, वो हमें मिसिंग नज़र आ रही है। और इसीलिए आप देखें कि पहले बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है, रोज़ वहाँ पे हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी हो रही है। हम कहते हैं जी कि इसमें भारत का हाथ है, यकीनन भारत का हाथ भी है और भी इसमें फोर्सेस हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब थे तो कोशिश की जानी चाहिए थी कि कोई नए फ्रंट ना खोले जाएं। बाकी जो पाकिस्तान के इलाके जहाँ पे सूरत हाल निस्बतन बेहतर थी, वहाँ पे सूरत हाल ख़राब ना होती। लेकिन आप देखें कि क्या हो रहा है। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको बेचैनी नज़र आ रही है, अब आपको आज़ाद कश्मीर में भी बेचैनी नज़र आ रही है। और 9 जून को आज़ाद कश्मीर में हड़ताल की कॉल दे दी गई है और 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के बारे में सिर्फ अपोजिशन की जमातें नहीं कह रही कि धांधली होने वाली है। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, जिसके वोटों से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं, वो कह रही है जनाब कि वहाँ पर डकैती होने वाली है। तो ये 2 गैर ज़रूरी फ्रंट खोले हैं इस हुकूमत ने अपनी नाअहली की वजह से, एक गिलगित बल्तिस्तान में और एक आज़ाद कश्मीर में। और जिस तरह बलूचिस्तान में बहुत से जो लोग हैं जो अगर एहतजाज करते हैं तो उनको कहा जाता है ये इंडियन एजेंट हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा जाता है जिनका ताल्लुक टीटीपी से है, टीटीपी के पीछे इंडिया है, चले मान लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो इंडियन एजेंट हैं, अब इनके ताने बाने मिलाए जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वालों के साथ, कि वहाँ पर जो भी हुकूमत पे तनकीद करेगा या अपने हकूक़ मांगेगा, ये इंडियन एजेंट है। ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से बात जो है वो ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक पहुँच गई है। तो अर्ज़ ये करना है कि ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं है कि जो भी एहतजाज करे, हकूक़ मांगे, उसको आप कह दें इंडियन एजेंट है। जिस तरह इंडिया में जो भी अपने हकूक़ मांगता है कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट है। तो अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने वाला है और वोटर लिस्टों में गड़बड़ हुई है और वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। तनकीद करने वालों को आप कह रहे हैं जी ये इंडियन एजेंट है। तो किसी को इंडियन एजेंट कहने से आप उसका मुंह तो बंद नहीं कर सकते, ज़ुबानबंदी आप नहीं कर सकते। ये वस्ती पंजाब नहीं है, दिस इज़ नॉट सेंट्रल पंजाब। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है ना, इनको आज़ादी ना तो लाहौर वालों ने दिलवाई है, ना ही कराची वालों ने दिलवाई है, ना पेशावर ने दिलवाई है और ना ही कोयटा ने दिलवाई है। इन्होंने अपनी आज़ादी अपने ज़ोर बाजू से खुद लड़के हासिल की है। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया तो वहाँ पर जो मुकामी आबादी है उसने गिलगित स्काउट्स के साथ मिलकर अपनी आज़ादी खुद हासिल की। और गिलगित स्काउट्स का जो उस वक्त हेड था वो मेजर ब्राउन, एक अंग्रेज़ था। और वहाँ के जो मुकामी उलमा हैं उन्होंने डोगरा राज के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत और जहाद के फतवे दिए और वहाँ का जो गवर्नर था घनसारा सिंह, उसको गिरफ़्तार कर लिया। और 1 नवंबर 1947 को वहाँ पर इस्लामी जमहूरिया गिलगित का ऐलान किया गया और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ खुद ही इल्हाक कर दिया। और ये बाकी जो इलाके थे ना, ये हुंजा, नगर, स्कर्दू, ये बाद में आज़ाद करवाए गए। आज़ाद कश्मीर वाले भी जो हैं, ये जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पर भी जो मुज़ाहमत थी डोगरा राज के ख़िलाफ़, वो 14 अगस्त 1947 से पहले शुरू हो गई थी। जो उस वक्त ब्रिटिश आर्मी के जो बहुत से रिटायर्ड अफसरान थे जिनका ताल्लुक कश्मीर के साथ था, जम्मू के साथ था, उन्होंने रिटायर्ड अफसरान ने इकट्ठे होकर एक मुज़ाहमत शुरू की। फिर बाद में उसमें बहुत से कबायली भी शामिल हो गए, क्योंकि ये भी मैं इसकी भी मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि कहा जाता है जी पाकिस्तानी फ़ौज जो है, ये इंडियन प्रोपेगेंडा जी, पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसने हमला करके तो आज़ाद कश्मीर जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया था। ये ऐसा नहीं हुआ था। मुल्ला शोर बाज़ार साहब जो काबुल के में रहते थे और एक अफ़गान आलिम दीन थे, जब मुजद्दद अल-अफ़सानी, जिनका जो हज़रत सरहिंदी के नाम से भी मशहूर हैं, जब उनके मज़ार की बेहुरमती हुई तो मुल्ला शोर बाज़ार जो कि उनके पैरोकार थे मुजद्दद अल-अफ़सानी के, तो उन्होंने एक फ़तवा दिया कि अब इनके ख़िलाफ़, इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ आप जहाद करें। तो उनके फतवे पर जो कबायली लश्कर है वो जम्मू कश्मीर की तरफ गया और इस तरह वो जहाद शुरू हुआ। बाद में पाकिस्तान ने उनकी मदद ज़रूर की, हमायत भी की, लेकिन वो पहले शुरू हो चुका था। तो ये गिलगित बल्तिस्तान वाले थे या आज़ाद कश्मीर वाले थे, इन्होंने अपनी आज़ादी खुद लड़के हासिल की है।
ये इन पर किसी ने मेहरबानी नहीं की। तो इसलिए आज जब आप इनको कहते हैं ना ये इंडियन एजेंट हैं, तो ये आप सिर्फ उनके साथ ज़्यादती नहीं करते, बल्कि आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और जो बानियाने पाकिस्तान है उन सब के साथ ज़्यादती करते हैं कि जो भी पाकिस्तान में अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे जी वो इंडियन एजेंट है। अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर अगर रिगिंग की शिकायत है तो शिकायत करने वाले इंडियन एजेंट हैं। जिस तरह के अभी रिसेंटली इंडियन स्टेट है मगरबी बंगाल, वहाँ पे ममता बनर्जी जो है वो चीफ मिनिस्टर थी, तो वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत जो है, जो सेंट्रल हुकूमत है, उसने रिगिंग की मगरबी बंगाल में और ममता बनर्जी को फ़र्क कर दिया। उसने जब एहतजाज किया, कहा यह पाकिस्तानी एजेंट है। तो जो मोदी जो है वो इंडिया में अपने सियासी मुखालफिन के साथ करता है, तो वही पाकिस्तान में अगर वही कुछ होगा गिलगित बल्तिस्तान वालों के साथ और आज़ाद कश्मीर वालों के साथ, तो फिर एक सवाल पैदा होता है ना, फिर आप में और नरेंद्र मोदी में क्या फ़र्क रह गया। ये बात यकीनन आपको थोड़ी तल्ख लग रही है, लेकिन भाई बात यह है कि ये तल्ख बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मुझे ये पिछले चंद दिनों में बहुत से जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि ये किस किस्म का मुल्क आपने बना दिया है कि एक तरफ ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ें करता है, काया क्लास जो है वो पाकिस्तान आती है, वो पाकिस्तान की तारीफ़ें करती है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो हमें कहते हैं कि तुम इंडियन एजेंट हो क्योंकि तुम गिलगित बल्तिस्तान में हकूक़ की बात करते हो, रिगिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हो, तुम आज़ाद कश्मीर में हकूक़ की बात करते हो, तुम कहते हो हमें अपने हमारे हकूक़ दिए जाएँ, वो हकूक़ जिनका वादा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया था। तो ये बड़ी ज़्यादती है। आपको चाहिए था कि इस सूरत हाल में आप लोगों को मुत्तहिद करते, उनको यकजा करने की कोशिश करते, कम अज़ कम जो इंडिया की जो साजिशें हैं उनका ख्याल कर लें। एक तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त साजिश करता है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन सब ममालिक को अखंड भारत का हिस्सा बनाना चाहता है। ये बात मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान को बंजर बनाने के लिए साजिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने चनाब का पानी जो है वो ब्यास की तरफ मुंतकिल करने के लिए सुरंगें खोदनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने झेलम का पानी जो है उसको रोकने के लिए उस पर बहुत से डैम बना दिए हैं, और झेलम का पानी जो है वो ये कश्मीर से गुजर के आता है। तो बजाय कि आप कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करें और उन्हें ये कहें भाई कि आपके खिलाफ जो इंडिया की साजिशें हैं उसको नाकाम बनाने के लिए हम मिलजुल के कोशिश करेंगे, वो जब अपने हकूक मांगते हैं आप कहते हैं तुम इंडियन एजेंट हो। आप जब वो एहतजाज करते हैं आप कहते हैं मुज़ाकरात करो, वो आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। मुज़ाकरात में एक मुआहदे पे दस्तखत हो जाते हैं। पिछले साल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ने मिलकर एक मुआहदे पे दस्तखत किए जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनके साथ। अब आप उससे यू टर्न ले रहे हैं, आप कहते हैं जी हमने उस मुआहदे में शामिल बहुत से जो मुतालबात हैं वो तस्लीम कर लिए हैं, वो नहीं मानते, वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। तो अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जो हो रहा है उसमें मुतवक्का एहतजाज को रोकने के लिए वहाँ पर भी पंजाब से पुलिस और कांस्टेबलरी को बुलाया जा रहा है, और आज़ाद कश्मीर में जो 9 जून को एक एहतजाज होने वाला है उसको रोकने के लिए भी पंजाब से पुलिस और कांस्टेबलरी को बुलाया जा रहा है। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर आप कोई तारीख उठा कर देखेंगे तो आज़ाद कश्मीर में ये पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। 1951-52 से लेकर अब तक कई दफ़ा यहाँ से फोर्सेस को भेजा जाता है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। वो जब सरेंडर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अगर इंडिया के सामने सरेंडर नहीं किया तो आपके सामने भी नहीं करेंगे, वो अपने हकूक़ मांग रहे हैं। फिर आप उनसे कहते हैं अच्छा वादा, आपसे वादा है जी हम आपके मुतालबात पूरे करेंगे, फिर आप उनके मुतालबात पूरे नहीं करते। तो ये जो वादा खिलाफियाँ हैं, ये इनसे आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि सूरत हाल ये है कि एक तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सक्सेस जो है उसको आप इकोनॉमिक सक्सेस में नहीं बदल सके। अभी जो बजट आने वाला है उसमें भी IMF से डिक्टेशन लेके नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बड़ा सख्त बजट आने वाला है। और फिर दूसरी तरफ आपने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में गैर ज़रूरी तौर पर मुहाज़ खोल लिए हैं। एक और वजह भी है जिसकी वजह से इन इलाकों में आपको सूरत हाल को नॉर्मल रखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि इस साल इन इलाकों में बहुत सी बारिशें होने वाली हैं और बहुत से सैलाब आने वाले हैं। वो इंडिया ने साजिश की है ना कि जनाब हम पाकिस्तान को बंजर कर देंगे और दरिया का पानी रोक देंगे तो एक बूंद बूंद को तरसेंगे पाकिस्तानी। वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को बंजर करने की साजिशें कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो जो क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं जी कि इस साल इस खिते में गैर ज़रूरी और गैर मुतवक्का तौर पे बारिशें होंगी, तूफ़ान आएंगे, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 13,000 जो ग्लेशियर हैं पाकिस्तान में, 13,000 ग्लेशियर हैं, इनमें से तकरीबन 300 पिघल कर झीलें बन चुके हैं, और इसमें से जो 50 झीलें हैं वो इस वक्त फटने के करीब हैं, और इनमें से जो 15 झीलें हैं उनके बारे में NDMA कह रही है कि ये फट जाएंगी, अगले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में फट जाएंगी। तो इससे फिर एक
सैलाब का सिलसिला शुरू हो सकता है। और ये इसी इलाके में खुदा न ख्वास्ता ये सैलाब आ सकता है, गिलगित बल्तिस्तान में। वहाँ से जो ये पानी है ये दरियाए सिंध में और बाकी नदी नालों से होता हुआ ये खैबर पख्तूनख्वा में आएगा, फिर पंजाब में आएगा, फिर सिंध में जाएगा, और फिर वैसी सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी जो 2022 में हुई थी। मैं अगर जो मेरी बातें अगर आपको उन पर यकीन नहीं आ रहा तो जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है उनसे पूछ लें या एनडीएमए वालों से पूछ लें। जी नाजरीन, काफी लोगों का कहना था शहबाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत खतरे में, हालांकि ऐसा नजर नहीं आ रहा। ये सब फेक खबरें हैं। आपको पता है गिलगित बलोचिस्तान में इलेक्शन हो रहे और पीटीआई के साथ उधर क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं बिलावल भुट्टो भी उधर है और नवाज शरीफ भी उधर है। आपको पता है ये एक दूसरे के दोस्त है। अभी इलेक्शन के दिन है, अभी ये लोग, इन लोगों की आपने तकरीरें सुनी होगी कैसी कैसे एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते हैं। नाज़रीन, ये सियासतदान है, ये किसी के भी नहीं होते। जब इनको मतलब होता है, जब वोटिंग होती है, फिर ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। जब किसी की हुकूमत बनती है, फिर ये एक पेज पर होते हैं। को ये भी अच्छी तरह याद होगा 8 फरवरी को कैसे लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर इन दोनों ने मिलकर बनाई। ये 17 सीटों वाली जमात थी, लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया था। याद तो ये फिर वोटिंग का ड्रामा करे ना। अगर वोटिंग होती है फिर शफाफ तरीके से होनी चाहिए, जिसको अवाम वोट दे और हुकूमत भी उसी की बननी चाहिए। ये भी जानते इमरान खान को इन लोगों ने बेकसूर जेल में रखा हुआ, उसका कोई भी कसूर नहीं है। अगर उनके केसेस अबिल तो लगते ही नहीं अदालत में, जो लगते हैं वो भी दस्ती फारिग हो जाए, उनकी ये अहमियत है। का पहिया घूमता है, एक जैसा वक्त नहीं रहता। आज इनकी हुकूमत है, जो कुछ अपनी हुकूमत में ये कुछ कर रहे हैं, कल को इमरान खान की हुकूमत आएगी, वो भी इनके साथ यही कुछ करेंगे आज ये जो उनके साथ कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें नुकसान पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की आवाम का है। आपको पता है हमारी मैशत दिन ब दिन नीचे जा रही है और बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है। हमारे सियासतदानों को चाहिए अपनी सियासी लड़ाइयां छोड़कर मुल्क पर फोकस करे। आज 400 लीटर पेट्रोल है। ये भी हकीकत है, आप लोग ये भी जानते, जंग बिल्कुल लगी, हम मानते जंग लगी, पर जंग के असरात सिर्फ पाकिस्तान पर नजर आ रहा है। आपको पता है इंडिया में भी इतना पेट्रोल नहीं महंगा हुआ और बांग्लादेश में भी इतना महंगा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर दिया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।